देखने को मिलेगा। तो पूरा का पूरा वोल्केनिज्म का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, तो जो है जो पीरियोडिसिटी जो है यानी उसका जो टाइम है उस टाइम के हिसाब से देख सकते हैं, तो कुछ एक्टिव होंगे, कुछ डोरमेंट होते हैं, कुछ एक्सटिंक्ट होंगे। तो एक्टिव है तो एक्टिव का कौन-कौन सा प्रकार है, तो आपको यहाँ पर प्रकार भी देखने को मिलेगा। तो एक्टिव वोल्केनोज क्या होगा कि वोल्केनोज व्हिच इरप्ट फ्रीक्वेंटली एंड इरप्टेड इन द रिसेंट पास्ट। तो ये आपको एक शॉर्ट आइडिया जो है वो पूरा का मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार से शिल्ड वोल्केनोज, कंपोजिट वोल्केनो, काल्डेराज क्या होते हैं, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस क्या होता है, मिड ओशन रेज किस प्रकार से है। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आप जरूर डाउनलोड कर दीजिएगा। डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको बता चुका हूँ किस प्रकार से डाउनलोड करना है। अभी हम बहते जल के जो कार्य हैं उसको समझ लेते हैं। ये एक पीडीएफ में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और इसी पीडीएफ हिंदी में है, तो इंग्लिश वालों को मैंने बता दिया आइडिया। थोड़ा जीसी लियोन की मैंने एक बुक आपको शेयर की है, वहां से आप देख लीजिएगा। यहाँ पर समझना है कि किस प्रकार से जो रीजन वर्क जो रहता है वो किस प्रकार से चलता है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं नदी, यानी जो बहता नदी, बहता जल यानी नदी। तो नदी द्वारा निर्मित जो शिला करते हैं उसको पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है अपर्दन द्वारा निर्मित, यानी वे शिलाकृतियां जो अपर्दन से बनती हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने लिया वी आकार की घाटी यानी वी शेप वैली। तो वी शेप वैली किस प्रकार से बनती है, तो नदी द्वारा अपनी जो घाटी है या वैली में ऊर्ध्वाधर काट का अर्थ हो गया कि वो वर्टिकली इरोजन कर रही है, ठीक है। तो वर्टिकली इरोजन यानी लंबवत सीधा काट रही है, इस प्रकार से एकदम लंबा लंबा काट रही है। तो इसके कारण एक पतली गहरी और वी आकार की हो जाती है जब उसकी घाटी, तो उसे वी शेप वैली कहते हैं। दीवारों का जो ढाल होता है तीव्र होता है और उत्तल होता है। उत्तल और अवतल मैंने बता दिया। उत्तल का अर्थ होता है ये हो गया उत्तल ढाल, ठीक है। इस वैली को मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये देखिएगा, अगर मैं इस प्रकार से बनाता हूँ कि वैली जो है इस प्रकार से है, तो हो गया उत्तल ढाल वाली, ठीक है। 3D में अगर बनाना चाहे तो 3D में भी बना सकते हैं इस प्रकार से। ये थोड़ा सा आप डायग्राम काफी महत्व रखते हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से किसी भी शेप को इस प्रकार से 3D शेप में बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नदी जो है नीचे की तरफ, ये तो हो गया उत्तल ढाल, ठीक है। अगर मैं कहूँ अवतल ढाल, तो अवतल ढाल का अर्थ होता है कि जो घाटी है वो इस प्रकार से उसका ढाल है, ठीक है। ऊपर का जो शेप है वो इस प्रकार का देखने को मिलेगा, ठीक है। दोनों ही ढाल में आप देखिएगा फर्क है। यहाँ पर देखिएगा जो ढाल है वो इस प्रकार से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो ढाल होता है उसे तो कहा जाता है अवतल यानी कॉनकेव। ये तो हो गया केव टाइप, ठीक है, कॉनकेव, ठीक है। और ये जो होता है उसको कहते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। ये कॉन्वेक्स टाइप का स्लोप है। तो इस प्रकार से स्लोप बनते हैं, तो उसे वी शेप वैली कहा जाता है, ठीक है। तो ये आकार के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। तो वैली जो होती है वो बेसिकली दो प्रकार की होती है, ठीक है। दो प्रकार की किस प्रकार से होती है, एक तो होता है गॉर्ज और एक होता है कैनियन, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो कैनियन है वो कैनियन किस प्रकार से बनता है। तो कैनियन क्या होता है, तो ऊंचे ऊंचे जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है। हमने कहा था कि जो कैनियन होगा वो कहाँ पर बनेगा, मेनली आपको मैदानी क्षेत्रों में, या फिर कह सकते हैं कि थोड़े से जो ह्यूमिड रीजन होंगे वहां पर तो मिलेंगे आपको गॉर्ज, और जो कह सकते हैं थोड़ी सेमी ड्राइड जो एरिया रहेगा वहां पर आपको कैनियन मिलेगा। यानी गॉर्ज आपको मेनली जो माउंटेन का जो हाई माउंटेन्स का रीजन है वहीं पर मिलेगा। कैनियन आपको थोड़े से नीचे वाली लो लैंड्स जो है वहां पर देखने को मिल जाएगा। अब गॉर्ज क्या है, तो ये कठोर चट्टानों से निर्मित है, यानी ये गॉर्ज जो है हार्ड रॉक्स में बनता है। कैनियन के बारे में कहा था ये सेडिमेंट्री रॉक्स के अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब उच्च पर्वतीय प्रदेशों में यानी हाइटलैंड जो इलाका है वहां पर नदी कठोर चट्टानों पर बहती है, तो उसका अधिकांश भाग अपरदन द्वारा लंबवत रूप में कर जाता है, ठीक है। तो इसके किनारे यानी किनारे की जो चट्टानें होती हैं वो पहले की तरह खड़ी रहती है, तो उसे गॉर्ज कहते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार के आई शेप वैली के रूप में देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से गॉर्ज का मैंने डायग्राम बताया था, डायग्राम याद रखिएगा। गॉर्ज इस प्रकार से बनता है और जो कैनियन है वो किस प्रकार से बनता है, कैनियन का जो ढाल है वो इस प्रकार से खड़ा होता है। तो मेनली कहाँ पर बनता है, यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं कि गॉर्ज सतलज,
सिंध, इंडस, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गंडक, कोशी, ये जो नदियां हैं ये गॉर्ज का भारत में निर्माण करती है। कैनियन की बात करता है, ये काफी बड़ा होता है, काफी गहरा होता है, काफी विस्तृत पाया जाता है शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में, उच्च प्रदेशों में। ऐसे रीजन जो ड्राई रीजन में है, देखिएगा गॉर्ज को हमने कहा है कि ये ह्यूमिड रीजन में देखने को मिलता है, कैनियन आपको ड्राई रीजन पे देखने को मिलेगा और हाईलैंड्स में भी आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से कोलोराडो जो नदी है, जो चित्र मैंने आपको कल की स्लाइड में बताया था, वहां पर इस प्रकार का आपको कैनियन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं शिप्टिका यानी रैपिड्स। रैपिड्स किस प्रकार से बनते हैं, तो नदी के मार्ग में जब कठोर और मुलायम चट्टानें अनुप्रस्थ दिशा में, ठीक है, अनुप्रस्थ का अर्थ होता है कि वह आपके ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है, यानी नदी जिस प्रकार से बह रही है उसके समकोण पर, यहाँ पर इस प्रकार से नदी बह रही है और इसके समकोण पर ट्रांसवर्स जो दिशा है, उसमें अगर इस प्रकार की चट्टानें उपस्थित हो तो जो कोमल चट्टानें यानी जो सॉफ्ट रॉक्स है वो तो अपरदित हो जाएगी, तो नदी उबड़-खाबड़ हो जाएगी, इसलिए उसके ढाल पर तीव्र झोंके की तरह आगे बढ़ने लगेगी, तो उसे सिप्रिका कहेंगे। तो बेसिकली हम इस प्रकार से कह सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा ये हार्ड रॉक्स है और बीच में यहाँ पर सॉफ्ट रॉक्स है, तो सॉफ्ट रॉक्स तो यहाँ पर कट गई, यहाँ पर भी हार्ड रॉक नहीं कटी, सॉफ्ट रॉक कट गई, हार्ड रॉक नहीं कटी और सॉफ्ट रॉक कट गई। तो जो पानी है वो इस प्रकार से यहाँ से ऊपर गिरता है, फिर वापस ऊपर गिरता है, फिर इस प्रकार से उछल-उछल कर चलता है, तो इसे हम कहते हैं रैपिड्स के नाम से जाते हैं। इसी प्रकार से पॉथहोल्स क्या होता है, हमने पढ़ा है कि चट्टान के बीचों-बीच जब पानी के अंदर इस प्रकार से भंवर की स्थिति होती है, कंकर अंदर-अंदर घूमते रहते हैं, तो क्या बनते हैं, पॉथहोल्स बन जाते हैं। मेंडर्स क्या होते हैं, जब नदी प्लेन्स में पहुंच जाती है, उस समय उसका जो सेडिमेंट्स का जो लोड है वो कम हो जाता है, तो नदी जो होती है उसमें स्पीड भी कम नहीं होती है, कम हो जाती है और वो बल खाती हुई, बल खाती का होता है कि वो कर्व शेप में चलती है, इस प्रकार से मियांडरिंग करती हुई चलती है। इस मियांडरिंग को हम कहते हैं विसर्प, इस मियांडरिंग को कहते हैं विसर्प, हिंदी में कहता है, इंग्लिश में कहते हैं मियांडर, या फिर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से कर्व की शेप में इस प्रकार से चलती है। विसर्प क्यों बनते हैं, तो जब स्लोप होती है तो उसमें जब बहता हुआ पानी क्षैतिज या पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति, यानी वो साइड में से क्या करता है, यहाँ से कटाव करेगा, यहाँ से कटाव करेगा, यानी लैटरल इरोजन करेगा, उस समय होगा, ठीक है। उसके जो शोर्स हैं, जो किनारे हैं, वहां पर सेडिमेंट्स या जो डेब्रिस है या जो आपके एलुविल्स जो है, जो नदी का जो कचरा है, वो जब असंगठित तरीके से जम जाता है, तो उसके कारण कह सकते हैं कि वो इस प्रकार से नदी जो है इस प्रकार से मूव करती है, यानी मेनली हम कह सकते हैं कि वह इस प्रकार से घूमते हुए, इसी प्रकार से जब पानी है उसमें भी कोरिलेसिस जो इफेक्ट होता है उसके कारण भी ये धीरे-धीरे कर सकते हैं इस प्रकार से घूमती है। तो इस प्रकार से नदी में बल आ जाता है, नदी काफी धीरे हो जाती है और इस प्रकार से घूमती हुई चलती है, ठीक है। घूमते-घूमते कह सकते हैं कि जब काफी कर्व हो जाता है, जैसे कि पहले नदी थी, मान लीजिए ये इस प्रकार से बह रही थी, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर इस प्रकार से थोड़े से घुमाव हो गए सेकंड में। थर्ड में इस प्रकार की स्थिति हो गई कि ये जो नदी है वो इस प्रकार से घूमने लगी, ठीक है। तो क्या होगा कि लास्ट में जब ये कर्व काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो जो नदी है इस कर्व को छोड़ देगी और नदी क्या है, डायरेक्टली इस दिशा से इस दिशा में बहने लगेगी। इस सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ पर एक हिस्सा पीछे छूट जाएगा, तो वो पीछे छूटने वाला हिस्सा क्या कहलाता है, गोखुर झील, या इसे ऑक्सबोर्न लेक कहते हैं। कैसे होता है, देखिएगा नदी जो है इस प्रकार से चल रही है, तो जो किनारे हैं उन किनारों पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डेब्रिस जो है या जो सेडिमेंट्स है वो यहाँ पर जम रहे हैं। जमने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है कि नदी जो है धीरे-धीरे इसका जो मेंडरिंग की जो प्रोसेस है वो काफी बढ़ जाती है और एक समय क्या होता है कि नदी जो है वो डायरेक्टली इसी प्रकार से सीधी बहने लगती है। उसका जो माउथ है यहाँ पर डेब्रिस से ढक जाता है। यहाँ पर देख लीजिएगा ये अवसाद यानी यहाँ पर सेडिमेंट्स का जमाव हो गया और यहाँ पर एक पानी से भरा हुआ एक भाग यहाँ पर रह गया। पहले नदी कहाँ से बह रही थी? नदी पहले से यहाँ से बह रही थी और वापस यहाँ से जुड़ रही थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये नया रास्ता इसने खोज दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन जाती है, झील, जिसे गोखोर झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
तो ये तो थे हमने कल जो जितने भी जो लैंड स्ट्रक्चर्स देखे हैं या लैंड फॉर्म्स देखे हैं, जो बहते जल द्वारा इरोजन से बनते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा निक्षेप द्वारा, यानी डिपोजिशन से कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है एलुवियल कॉइल। ठीक है, तो जलोढ़ शंकु। ठीक है, जलोढ़ शंकु, शंकु का कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं कॉर्न, और एलुविल्स जो कहते हैं, एलुविल्स का अर्थ होता है कि नदी के साथ जो सेडिमेंट्स बहता है उसे तो कहते हैं एलुविल्स। ठीक है, और जो ग्लेशियर्स हैं, उन ग्लेशियर्स के साथ अगर कोई कचरा बहता है तो उसे हम कहते हैं फ्लूविल्स। ठीक है, तो जलोढ़, और जो हिंदी में उसे कहते हैं हिमोड। हिमोड का अर्थ हो गया ऐसा सेडिमेंट या अवसाद जो ग्लेशियर्स यानी हिमनद के साथ बहता है या हिमनद उसे डिपोजिट करती है, निक्षेपित करती है, तो उसे कहते हैं हिमोड, हिमोड या फ्लूविल्स। लेकिन जब नदी किसी प्रकार के सेडिमेंट्स को मूव करते हैं या डिपोजिट करते हैं तो उस प्रकार के जो सेडिमेंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है एलुविल्स। और इस एलुविल्स से बनती है एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली, प्रोडक्टिविटी में सबसे शानदार मानी जाने वाली मिट्टी, जिसे एलुवियल सॉइल्स के नाम से या जलोढ़ मृदा मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नदी जब, अब देखिएगा डिपोजिट वर्क हो रहा है तो पानी नहीं जम रहा है, पहली बात तो पानी नहीं जम रहा है। जमेगा क्या, पानी के अंदर जो कचरा, जो सेडिमेंट्स वो पहाड़ों से लेके आ रही है नदी, वो डिपोजिट होगा। कहाँ होगा? डिपॉजिट की प्रोसेस कब होती है? जैसे कि हमारे पास भार ज्यादा है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे 3-4 सूटकेस है और हमें कहा जाता है कि 4 किलोमीटर तक पैदल जाना है। ठीक है, तो अगर ढाल है, ठीक है, तो ढाल होगा तो हम उस भारी से भारी सामान को लेकर चले जाएंगे। लेकिन अगर ढलान आ गई या समतल क्षेत्र आ गया जिसमें सारे के सारे भार को हमें ही ढोना है, तो हम क्या करेंगे कि उसमें से कुछ भाग को रास्ते में छोड़ देंगे, क्योंकि हम में इतनी अब ताकत नहीं है कि उस कचरे को हम काफी लंबी दूरी तक ले जाए। तो हम क्या करेंगे, उसको डिपॉजिट करेंगे। इसी प्रकार से जब नदी बहती है, तो नदी जब पहाड़ों से बहती है तो पहाड़ से उतरती है तो उस समय तो उसकी क्या रहती है, स्पीड जो रहती है वो काफी तेज होती है। तो काफी तेज स्पीड से बहती है तो उस समय डिपोजिशन का वर्क नहीं होता है, उस समय इरोजन का वर्क होता है। ठीक है, जैसे ही नदी जो रहेगी वो मैदानों में आएगी, या जैसे जैसे वो समुद्र, मान लीजिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ कि लास्ट में पहुंचकर यहाँ पर आ जाता है हमारा ओशियन, समुद्र। अब नदी को क्या करना है कि सारे के सारे डेब्रिस को कहाँ लाना है, इस समुद्र में पहुंचाना है। ठीक है, तो बड़ी स्पीडली यहाँ पर सबसे युवा अवस्था है, काफी तेज जोश से ये सारे के सारे कचरे को आगे की तरफ मूव करेगी। यहाँ पर भी ढाल जाता है, कचरे को मूव करेगी, लेकिन जब मैदानों में पहुंच जाएगी तो उसका जो भार वहन करने का लोड को आगे सरकाने की जो पावर है वो हो जाएगी कम। ठीक है, कम कैसे हो कि उसका गिलबर्ट का जो सिक्स्थ लॉ है, उसको 30 शक्ति का जो नियम है उसको भी लागू किया जा सकता है कि जैसे कि हमने कहा कि उसकी स्पीड को 2 गुना बढ़ाएंगे तो उसका लोड का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो पावर होता है वो 64 गुना बढ़ जाता है, 64 गुना बढ़ जाता है। इसी प्रकार से जब इसकी स्पीड कम हो जाएगी, इसका मतलब हो जाएगा उसका लोड आगे सरकाने की प्रोसेस भी आपके कम हो जाएगी। तो मेनली डिपोजिशन का जो वर्क होता है वो स्टार्ट होता है यहाँ पर प्लेन्स में। जो प्लेन्स जितने भी बनते हैं, या फिर मैं कहूँ कि प्लेन्स में नहीं, प्लेन्स जो बनते हैं वो भी नदियां ही बनाती है। तो हार्ड रॉक्स होती है नीचे, तो हार्ड रॉक्स या किसी प्रकार का तो डिप्रेशन होता है, कुछ खड्डा होता है, उस खड्डे में ये कचरे को डालकर इस प्रकार का डिपोजिशन का वर्क शुरू करती है। डिपोजिशन का वर्क कहाँ पर होगा? प्लेन्स, या फिर कह सकते हैं कि जहां पर पहाड़ खत्म होगा वहां पर ये वर्क स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले बनता है एलोविल्स कॉर्न। ठीक है, अब कॉल्स किस प्रकार से बनते हैं, कौन, उस कॉन्स को देखते हैं कि जब नदियां पर्वतीय भाग से निकलकर, यानी जो माउंटेन रीजन है वहां से नदी बाहर निकलेगी और समतल प्रदेश में प्रवेश करती है। नदी पहाड़ से नीचे उतर चुकी है तो चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं वो तो छूट जाते हैं पीछे, और उससे जो आकृति बनती है उसे कहा जाता है जलोढ़।
ठीक है। और कई प्रकार के जलोढ़ शंकु जब मिल जाते हैं तो बन जाता है भाबर। अब भाबर क्या होता है उसको भी हम समझते हैं, व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और व्हाइट बोर्ड पर इसको समझते हैं कि ये भाबर क्या होता है। भाबर, बांगड़ और खादर, ठीक है, ये तीन आपको स्ट्रक्चर, साइज और तराई याद होंगे। आप बताते हैं दिखेगा कैसे। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक माउंटेन है, इस माउंटेन से यहाँ पर कोई ट्रिब्यूटरी या कोई मैन रिवर यहाँ से निकल रही है, ये नदी यहाँ से निकल रही है बाहर, ठीक है। तो नदी क्या करेगी, वो करेगी अपना डिपोजिशन का वर्क। अब डिपोजिशन का वर्क कहाँ पर होगा, मान लीजिए ये आपका पीडमॉन्ट है। पीडमॉन्ट याद है, पर्वत के ठीक नीचे का जो भाग होता है, पर्वत पाद जिसे कहा जाता है, पर्वत के पैर कहा जाता है, वो जो क्षेत्र होता है तो उसे हम कहते हैं पीडमॉन्ट। अब पीडमॉन्ट में क्या होगा कि जैसे पहाड़ से निकलेगी तो ये जो नदी के बहुत बड़े बड़े टुकड़े को यहाँ पर क्या करेगी, शेप में यहाँ पर जमा करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये यहाँ पर जमे होने की जो प्रोसेस है वो इस प्रकार से हो जाएगी। किस प्रकार से होगी कि यहाँ पर बड़े-बड़े से टुकड़े जो होंगे वो इस प्रकार से नदियाँ क्या करेगी, अपने साइड के किनारों पर इस प्रकार से जमा करेगी। तो क्योंकि ये बड़े-बड़े टुकड़े कहाँ से लेके आ गई वो लेके आई पहाड़ों के ढाल से। अब ढाल ज़्यादा था, ग्रेडिएंट ज़्यादा था, प्रवणता अधिक थी, इसके कारण ये जो टुकड़े हैं वो पहाड़ से वो तो नीचे तो उतार कर लेके आ गए। लेकिन इतने बड़े-बड़े टुकड़ों को अब आगे कौन सरकाएगा? अब तो इसका पावर खत्म हो गया। तो नदी क्या करेगी, इन पहाड़ों के टुकड़ों के नीचे यहाँ पर तो हो गई समाप्त, ठीक है। आप देखिएगा नदी यहाँ पर नहीं दिख रही है। यहाँ से नदी जब बाहर निकलेगी तो पहाड़ के टुकड़े-टुकड़े तो रह जाएंगे, लेकिन जो छोटे-छोटे से जो पत्थरों के जो टुकड़े हैं या विभिन्न प्रकार का जो कचरा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जमा हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस थोड़ी-सी लंबी है, लेकिन कई कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। यहाँ पर कचरा जमा हो गया, जो इन पहाड़ों, अब ये बड़े-बड़े कंकरों के बीच, कंकर तो बड़े-बड़े पत्थर तो यहाँ रह गए, लेकिन छोटे-छोटे से महीन-महीन जो टुकड़े हैं, वो यहाँ रह गए। फिर नदी जाएगी आगे, नदी आगे जाएगी और ऐसे क्षेत्र जो खड्डे में, ठीक है, तो खड्डे में इसका पानी फैल जाएगा, ठीक है। और कुछ भाग जो ऊँचे होंगे, वहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर खड्डे वाले भागों में कुछ जमाव होगा, ठीक है। हर साल खड्डे में यानी वहां पर क्या आएगी, बाढ़ आएगी, ठीक है। हर साल बाढ़ आएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं बिहार में, असम में बाढ़ आती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जो खड्डे में हैं और कुछ क्षेत्र होंगे जो काफी ऊंचाई वाले क्षेत्र में है, जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो नदी आगे जा रही है, लास्ट में इसे कहाँ पर पहुंचना है, लास्ट में इसे पहुंचना है समुद्र में। तो समुद्र में पहुंचने से पहले तक ये विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स को तैयार करेगी। तो मान लीजिए ये हमारा जो गोले में है, ये ओशियन है, ठीक है। ओशियन पर पहुंचने से पहले, जब ये ओशियन के ठीक पास पहुंचेगी, उससे पहले यहाँ पर उससे पहले कई प्रकार के स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो यहाँ पर ये नदी इस प्रकार से फैल कर बहेंगी, ठीक है, ठीक है। और लास्ट में फाइनली कहाँ पर, इस ओशियन में डिपोजिट हो जाएगी। अब समझते हैं कि यहाँ पर कौन-कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट हुए। देखिएगा, जो यहाँ पर ये कॉर्न शेप में यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप में आप देखेंगे कि ये ट्रायंगल शेप में जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर यहाँ पर ये तैयार होता है, जिसका शेप होता है इस प्रकार से कॉर्न के आकार में, ठीक है। इस कॉर्न शेप वाले को कहा जाता है, इसे कहा जाता है आपके, हिंदी में लिखता हूँ, हिंदी वाले ज्यादा है, इसे कहते हैं जलोढ़ शंकु, ठीक है। कहाँ पर बना, ये वाला, ठीक है, ठीक है, जलोढ़ का शंकु कौन शेप में है। फिर यहाँ पर बड़े बड़े से ये पत्थरों के जो टुकड़े हैं, जहाँ पर नदी देखो गायब हो गई, मैंने नदी बताई रेड कलर की है, वो रिवर है, वो गायब हो गई, इसे कहते हैं भाभर, ठीक है। कंकरों का ढेर, जहां पर नदी है थोड़ी सी लुप्त सी हो गई है, नदी बिल्कुल नहीं नजर आ रही है, लेकिन नदी नीचे, पानी कंकर के नीचे नदी अभी भी बह रही है। तो जब नदी बह रही है उसके बाद नदी फिर बाहर निकलेगी बाद में, और बाद में जब बाहर निकलेगी तो वहां पर कीचड़, कंकर और विभिन्न प्रकार के दलदल वहां पर देखने को मिलेंगे, उसे कहेंगे तराई, ठीक है। जहां पर बाढ़ का पानी यानी नदी का जो खड्डे खड्डे वाला जो क्षेत्र है, ख से खड्डा और ख से याद रखिएगा खादर,
खादर का अर्थ होता है ऐसा क्षेत्र जहां पर बाढ़ का पानी यानी नदी का जो पानी है हर बार पहुंच जाता है, हर साल वहां पर बाढ़ आती है, यानी खड्डे वाले जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है खादर। ठीक है, खादर कहा जाता है। और उसके बाद जहां पर बाढ़ का जो पानी है हर साल नहीं पहुंच पाता है उसे कहते हैं बांगड़। ठीक है, बांगड़ यानी ऊंचे क्षेत्र जहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा। और लास्ट में जब ओशियन में जाएगी उससे पहले यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसे कहा जाएगा डेल्टा, या फिर यहाँ पर डेल्टा ही बनेगा ज्यादातर, या फिर इसको एस्चुरी भी कह सकते हैं। एस्चुरी को हिंदी में कहते हैं ज्वार नद मुख, ज्वार नद मुख या एस्चुरी। तो इस प्रकार से ये डिपोजिशन के वर्क यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो खादर है, तो खादर में क्या बनेगा, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर बन जाएगा बाढ़ का मैदान या फ्लड प्लेन्स जो है वो यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि फ्लड प्लेन्स कहाँ बनेंगे, जहां पर होगी बाढ़ आएगी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर एक ही पूरे का पूरा डायग्राम में आपको समझा दिया है। तो एलुवियल सॉइल्स, सॉरी, एलुवियल कॉइन कौन कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, फिर यहाँ पर बाबर बनेगा, तराई को तराई ही कहते हैं। ठीक है, जो खादर यानी जो लो लैंड्स होंगे वहां पर खादर बनेंगे, जो हाईलैंड्स होंगे वहां पर बांगड़ बनेगा। और लास्ट डिपोजिशन का जो वर्क होता है बिफोर द ओशन, यानी ओशन में पहुंचने से ठीक पहले जो डिपोजिशन का वर्क डेल्टा के रूप में होता है उसे हम डेल्टा कहते हैं। हेरोडोटस ने ये वर्ड दिया था। ठीक है, तो हम अब पढ़ते हैं जलोढ़ शंकु। ठीक है, तो क्या है, अवसाद पीछे छूट जाते हैं और उससे जब कॉर्न शेप की आकृति बनती है उसे जलोढ़ शंकु कहा जाता है। ठीक है, कॉर्न शेप में अगर यही आकार अगर पंख के रूप में, ठीक है, तो पंख के रूप में किस प्रकार से कि नदी का जो पानी है जलोढ़ शंकुओं को अनेक धाराओं द्वारा पार करता है। ठीक है, पार कैसे करता है, देखिएगा कि ये यहाँ पर जो नदी है वो यहाँ से भी निकलेगी, यहाँ से भी निकलेगी, यहाँ से भी निकलेगा, बीच में डिपोजिशन हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से स्ट्रक्चर लगता है कि जैसे किसी पक्षी के पंख हो, तो बर्ड के फैंस हो, इस प्रकार से इसे कहा जाता है। ठीक है, तो तलछट यानी जो सेडिमेंट्स के डिपोजिशन द्वारा एक पंखनुमा मैदान का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है जलोढ़ पंख। ठीक है, जलोढ़ पंखों के मिलने से गिरिपद मैदान, ठीक है, पीडमॉन्ट प्लेन, गिरिपद यानी पर्वत के ठीक नीचे का मैदान, माउंटेन है, माउंटेन के ठीक नीचे का जो मैदान होता है उसे गिरिपद, यानी गिरी यानी पर्वत, पद यानी पांव, तो पर्वत के पांव के पास यहाँ पर क्या बनता है, एक मैदान बनता है, या इसे हम तराई प्रदेश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गुम्फित नदी। ठीक है, तो ब्रेडेड रिवर्स का अर्थ होता है कि जैसे कि मैंने कहा कि जो बड़े बड़े से जो कंकर थे, ये जो बड़े बड़े कंकर थे इसके अंदर जो रिवर है वो गई। ठीक है, तो बड़े बड़े कंकरों के नीचे जो रिवर है वो हमें नजर नहीं आ रही है, नजर नहीं आ रही है, अर्थात वहां पर क्या हुआ कि वहां पर वो नदी जो है वो पानी बह रहा है, लेकिन हमें जो नदी है वो नजर नहीं आ रही है। मैं यहाँ पर भावर आपको बता देता हूँ कि भावर क्या होता है। तो भावर मेनली ये जो वर्ड होता है ये यूज किया जाता है आपके, देखिए हिमालय, हिमालय से जैसे हिमालय के थ्री है रॉक आपके, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक वाला, फिर वो आएगा भाबर, भाबर के बाद आएगा तराई,
तराई के बाद कह सकते हैं कि ये बांगड़ जो ऊंचा क्षेत्र है, काफी हाईलैंड्स है ऊंचा, और जो खड्डे वाला जो क्षेत्र है वो मिलेगा आपको खादर के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो भाबर क्या होता है, तो भाबर का जो क्षेत्र है ये देखिएगा यहाँ पर, ये जो इस प्रकार का जो क्षेत्र होता है उसे हम भाबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं, नेट पर आप सर्च कर लीजिएगा कि हम कहा है कि भाबर के अंतर्गत आप देखेंगे, हिंदी में लिखता हूं मैं, तो कहते हैं गुम्फित नदी। ठीक है, गुम्फित नदी का अर्थ होता है ऐसी नदी जो बह रही है लेकिन नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो मैं आपको इस प्रकार से बता देता हूँ कि यहाँ पर जो रिवर है वो किस प्रकार से देखिएगा, इसी चित्र में आप समझिएगा कि जब नदी निचली घाटी में यानी पीडमोंट वाले क्षेत्र में पहुंचती है तो उसकी भार यानी लोड को ट्रांसपोर्ट करने का जो पावर है वो काफी कम हो जाता है। तो सपाट मैदान होता है, और जब भार वहन की क्षमता में कमी होती है तो वो जो पीडमोंट का यानी पर्वत के ठीक नीचे वाले क्षेत्र में क्या करेगी, डिपोजिशन करेगी। ठीक है, उससे उसकी जो धारा है यानी उसकी जो स्ट्रीम है वो रुक जाएगी। ठीक है, इस समय नदी क्या होगी, कई शाखाओं में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, ऊपर तो है कंकर, ये बड़ा बड़ा सा ये कंकर है। ठीक है, बहुत सारे कंकर है, इन कंकरों के बीच में नदी का पानी बह रहा है। तो ऊपर से नहीं लगता है कि नदी, आप इस कंकरों के ऊपर पैर रखते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं, इस किनारे से इस किनारे, बहुत पास पास में ये आपके कंकड़ है, और इसके नीचे पानी बह रहा है। तो इस प्रकार से जो नदी दिखाई नहीं देती है लेकिन होती भी है, तो उसे हम गुम्फित नदी के रूप में देखते हैं। तो ये मेनली कहां पर बनेगा, आपको देखने को मिलेगा, ये जो भाबर का जो रीजन है, उस भाबर रीजन में आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। फिर है आपके प्राकृतिक तटबंध या नेचुरल लीव्स जो होते हैं किस प्रकार से बनते हैं, और बाढ़ का मैदान देखिएगा ये कैसे बनता है, ये क्लियर कर देता हूं मैं। अब प्राकृतिक तटबंध, तटबंध का अर्थ होता है रास्ते के दोनों तरफ जब हम खेत की जब कह सकते हैं कि जब धोरे लगाते हैं, तो धोरे लगाते हैं तो क्या करता है कि उसके दोनों तरफ हम क्या करते हैं, डिपोजिशन करते हैं। ठीक है, तो अगर ये हमारा खेत है तो उसके यहाँ पर मैंने धोरा लगाया, जेसीबी से मिट्टी को यहाँ पर काफी ऊंचा चढ़ा दिया और यहाँ पर धोरा लगाया। ठीक है, अब रिवर जो है उसका सेल्फ सिस्टम होता है, तो रिवर अगर इस प्रकार से फ्लो हो रही है तो वो क्या करेगी, तो पानी जब इसके ऊपर नहीं पूरा पूरा माएगा या पूरा नहीं इसमें सेट हो रहा है, तो पानी क्या होगा, इस यहाँ से पास होगा। नदी के जो पानी होता है, जो मेन उसका जो वे है, उससे पानी थोड़ा सा साइड में पास हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि रिवर के साथ जो भी डेब्रिस जो फ्लो कर रहा है, जो बह रहा है, वो कचरा क्या होगा, यहाँ पर साइड में जमा हो जाएगा। तो साइड में जब इस प्रकार से कचरा जमा हो जाता है तो रिवर के दोनों तरफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ऊंचा ढेर लग जाता है कचरे का। ठीक है, इस प्रकार का जब ढेर लगता है उसे कहते हैं नेचुरल आपके प्राकृतिक तटबंध, यानी तट को यहाँ पर दीवार बना दी गई। इस प्रकार से कचरे की दीवार दोनों तरफ बन जाती है। तो आप और मैं जो भी आपके नदी वाले जो गांव वाले क्षेत्र हैं, हमारे गाँव में वैसे नदी बहती है, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार के तटबंध देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं फ्लड प्लेन्स, जो पानी यहाँ पर पहुंच गया, तो पानी जो पहुंच गया तो वहां पर डिपोजिशन होता रहता है। तो नदी के दोनों तरफ जब पानी, नदी बाढ़ कब आएगी, जब नदी के अंदर पानी ज्यादा हो गया। बाढ़ कब आएगी, जब या फिर तो नदी के अंदर कह सकते हैं कि डिपोजिशन यहाँ पर जमा हो गया, यहाँ पर कचरा ज्यादा आ गया है, तो नदी का जो पानी होगा वो क्या होगा, साइड में से जाएगा। तो साइड में से जाएगा और वहां पर नदी के अंदर जितना भी जो डेब्रिस है वो साइड के किनारों पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो जमा होने से वहां पर एक क्या बन जाता है, प्लेन्स बन जाता है, एक मैदान बन जाता है। उसे तो कहते हैं फ्लड प्लेन, यानी बाढ़ग्रस्त मैदान। ठीक है, फ्लड प्लेन्स यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और जो प्राकृतिक तटबंध है वो बनेंगे साइड के किनारों पर। अब इसको समझिए, पढ़िए एक बार। ठीक है, इस अवस्था में नदी की परिवहन शक्ति और अवसाद दोनों ही अधिक हो जाता है।
नदी के किनारों पर अत्यधिक मात्रा में निक्षेप यानी डिपोजिशन हो जाता है। किनारों पर नदी का वेग कम हो जाता है, नदी जो है बीच में स्पीड लेकिन किनारों पर बहुत स्लोली चल रही है। कभी-कभी बारिश होने के कारण इसके किनारे काफ़ी ऊँचे हो जाते हैं, वर्षों तक इस प्रकार की जो प्रोसेस होने के कारण ये प्रोसेस या जो किनारे हैं काफ़ी बड़े होने लगते हैं, तो वहाँ पर एक तटबंध यानी तटबंध का अर्थ होता है कि दोनों किनारों पर वहाँ पर एक दीवार बन जाती है, ठीक है? तो इस प्रकार से वहाँ पर बनते हैं। तो ये कहा जाता है कि जो पटना है, वो गंगा नदी के किनारे बने प्राकृतिक तटबंध पर ही बसा है। तटबंध का अर्थ तो नहीं है कि छोटी-सी एक नाले के पास हमने थोड़ी-सी दीवार बनाई। ये थोड़ा-सा नदी का जो बेस है, उससे थोड़ा-सा ऊँचा हाईलैंड होता है, वहाँ पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है? तो नदी बह रही है और नदी के कारण ये नदी है, ठीक है? नदी के दोनों किनारों पर यहाँ पर तटबंध बन गया और यहाँ पर तटबंध बन गया, ठीक है? तटबंध तो बन जाएगा ऊपर वाले में, लेकिन जो लोलैंड्स है, वहाँ पर पहुँच जाएगा पानी और इसको जमा करेगा, यहाँ पर कचरा जमा करेगा और वहाँ पर बन जाएगा बाढ़ का मैदान। तो इस प्रकार से बाढ़ का मैदान बनता है। लास्ट स्ट्रक्चर जो बनता है, वो बनता है डेल्टा। जब नदी कह सकते हैं कि माउथ रिवर का जो माउथ है वो पहुँच जाता है ओशियन के पास, तो स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है। वहाँ पर सारे के सारे डेब्रिस, वहाँ पर मलबा जमा होना लगता है। वहीं पर नदी जो है काफ़ी धाराओं में इस प्रकार से बहने लगती है और इस प्रकार की स्थिति से वहाँ पर एक डेल्टा यानी त्रिभुजाकार में एक संरचना निर्मित होती है, उसे डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा कब बनता है कि जब वहाँ पर काफ़ी मैदान देखने को मिलता है, नदी की काफ़ी स्पीड कम हो जाती है, ढाल काफ़ी कम हो जाता है, तो इस प्रकार की सिचुएशन में वहाँ पर आपको देखने को मिलता है डेल्टा। अब डेल्टे के कई प्रकार होते हैं, चापाकार का अर्थ होता है, ठीक है? अब चापाकार का अर्थ होता है कि जब डेल्टा इस प्रकार से बनता है, ठीक है? रिवर है, मेन रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं, शाखाएँ जो हैं इस प्रकार से रहती हैं। तो इस प्रकार से जब डेल्टा बनता है तो उसे कहा जाता है चापाकार डेल्टा। फिर बर्ड फुट, ठीक है? तो एक किसी जानवर या पक्षी के फुट के समान अगर डेल्टा बनता है तो उसे कहा जाता है पंजाकार, ठीक है? फिर है दंताकार डेल्टा, ठीक है? या इसको कह सकते हैं या दंताकार भी कह सकते हैं, तो ये काफ़ी अविकसित टाइप होता था, यानी इसका कुछ पता ही नहीं चलता, इस प्रकार से काफ़ी होता है, तो उसे डेल्टा। फिर है ज्वार नदमुख डेल्टा, तो ये जो डेल्टा होता है काफ़ी नैरो होता है, यानी डेल्टा जो बनता है काफ़ी नैरो इस प्रकार से बनता है। तो ये कहाँ बनता है जहाँ नदियों की जो स्पीड हो काफ़ी तेज होती है, तो वहाँ पर इस प्रकार का डेल्टा देखने को मिलता है। तो चापाकार डेल्टा कौन बनाती है? नाइल, नाइजर, ठीक है? नाइल रिवर आपको इजिप्ट में देखने को मिलेगी, ठीक है? सिंधु नदी, वोल्गा, डैन्यूब, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये इस प्रकार के चापाकार डेल्टा बनाती है। बर्ड फुट डेल्टा आपको मिसिसिपी और मिसौरी जो रिवर है, यूएसए के अंतर्गत वो देखने को मिलेगी। दंताकार डेल्टा टाइबर नदी और इब्रो नदी और एस्चुरी का जो निर्माण है नर्मदा, ताप्ती, सीन, माही और अमेजन रिवर जो है वो आपको एस्चुरीज बनाती हुई देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार के ये स्ट्रक्चर जो है आपके बनते हैं इसके द्वारा, नदी के द्वारा बनता है, या नदी का डिपोजिशन वर्क है, ठीक है? ये तो रहा इसका, जब तक क्लास खत्म नहीं होती है तब तक मैं चलाता रहता हूँ और जैसे ही क्लास आपका इस प्रकार से, ठीक है? यहाँ पर एक और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और जो निकलना चाहते हैं तो निकल सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, मैं बार-बार कह रहा हूँ, ठीक है? अपर्दन की प्रोसेस कितने प्रकार से होती है? तो हमने कहा कि अपर्दन की जो प्रक्रिया 4 प्रकार से, एक हाइड्रोलिक एक्शन होता है, एब्रेशन होता है, एट्रिशन होता है, कोरोजन होता है, ठीक है? शॉर्टली मैं चला रहा हूँ इसको। अपर्दन के आधार डिपेंड किस पर करता है? तो उसके अंदर नदी के अंदर पानी कितना है? पानी किस स्पीड से बह रहा है? नदी के अंदर कह सकते हैं कि नदी के अंदर जो वाटर का जो वॉल्यूम है वो कितना है, ठीक है? फिर जो जिस स्ट्रक्चर पर वो बह रही है उस स्ट्रक्चर का बनावट किस प्रकार की है और नदी घाटी का किस प्रकार से विकास होता है। तो ये अलग प्रकार से जलगति क्रिया, नदी का भार, ये इसको समझाने की कोशिश की है, ठीक है? अपर्दन के मूल सिद्धांत हमने नहीं पढ़े हैं, ये यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ। देखिएगा, मैन स्ट्रक्चर्स के जो फोटो है वो मैं आपको दिख रहा है, ठीक है? पहले जलप्रपात कैसे बनता है? पानी काफ़ी ऊँचाई से गिरता है, तो उसे हम कहते हैं जलप्रपात, ठीक है? जलप्रपात के प्रकार, ये है आपका रैपिड्स, ठीक है? जिसे शिप्रिका कहा जाता है। जलप्रपात के बाद जलप्रपात किस प्रकार से, ये चूने डोलोमाइट यानी चूने की पत्थर है।
फिर शेल कठोर इग्निस रॉक है, फिर वापस चूने का पत्थर यानी सॉफ्ट है, फिर आपका सैंडस्टोन है, फिर वापस सैंडस्टोन और ये मिक्स है। तो इस प्रकार से जब वाटर जब नीचे गिरेगा तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा, और नीचे की तरफ जहां पर कंकड़ गिरते हैं तो वहां पर आपका प्लम बनेगा, या फिर इसको अवनमन कुंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मियांड्रिंग की प्रोसेस पहली सिचुएशन में एकदम सीधी बह रही है, सेकंड स्टेज में देख लीजिए थोड़ी सी मियांड्रिंग कर रही है, थर्ड में काफी ज्यादा मियांड्रिंग कर रही है, और फोर्थ स्टेज में देखिएगा कि यहाँ पर एक ऑक्सबोर्ड लेक जो है वो यहाँ पर छूट जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वी सर्पण यानी मियांड्रिंग करती हुई चलती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मियांड्रिंग ज्यादा हो जाएगा तो रिवर यहाँ से शॉर्ट तरीके से बाहर निकल जाएगी। तो ये आपके अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर बनाए। फिर है नदी का पुनर्जीवन। कहीं एक ने मुझे पूछा था कि रिजुवेशन क्या होता है, तो वो यहाँ पर समझ ले कि रिजुवेशन क्या होता है कि नदी कह सकता है कि बेस लेवल तक पहुंच चुकी है। ठीक है, तो आकस्मिक घटना से नदी का जो तल होता है उसका ढाल बिगड़ जाता है, तो नदी की धार काफी तेज हो जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए नदी जो है उसमें किसी प्रकार सा पुनर्यौवन, जैसे कि नदी की जो कह सकते हैं कि यहाँ पर स्टेज देख ले, इस स्टेज को हम बांट लेते हैं कि ये प्राइमरी या आपकी यंग एज है, यंग एज के बाद यहाँ पर आपके मैच्योरिटी में आ गई, यहाँ पर आपके लास्ट एज में आ गए। लेकिन एकदम से नदी का जो किनारा है या फिर जो साइड का जो हिस्सा है वो या फिर वापस बन जाता है, जो नदी की जो घाटी है वो काफी ऊपर उठ जाती है। तो ऊपर उठ जाती है तो उसका जो वर्क उसके बुढ़ापे में चल रहा था वही काम उसे जो जवानी में जो या फिर जो यंग एज में जो करना था वो वापस उसे करना पड़ जाता है। तो इस प्रकार की जो घटना होती है उसे रिजुवेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, नदी का प्रदन चक्र किस प्रकार से चलता है, तो युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था चलती है। किताब आपके वहां पर अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर, ये सभी किताबें मैं वहीं से ले रहा हूँ। नदी का परिवहन कार्य किस प्रकार से होता है, तो एक तो कर्षण ट्रैक्शन होता है। कर्षण में क्या होता है, वो रगड़ के तोड़ते हैं। उत्परिवर्ती में क्या करता है, टुकड़े उछल उछल कर चलते हैं। सस्पेंशन में यानी तैरते हुए चलता है, और घोल में वो काफी क्या करते हैं, उसको पूरी तरह से घुला देते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया चलती है। काफी लंबा चैप्टर है, मैं स्ट्रक्चर्स अगर आ जाता है देखिएगा। नदी का निक्षेपण कार्य जिसमें हमने आज पढ़ा, आपके एलुविल कौन बनेगा। ठीक है, पुलिन जो मैंने कहा था जो प्राकृतिक तटबंध है वही पुलिन्स कहलाता है। ठीक है, लीव्स उसी के समान प्राकृतिक बांध, फ्लड प्लेन्स, और लास्ट बनता है डेल्टा। ठीक है, जलोढ़ पंख किस प्रकार से बनता है, देखिए ये पहाड़, और पहाड़ से जब नदी इस प्रकार से यहाँ पर ये नदी की धारा यहाँ पर बह रही है, यहाँ पर बह रही है, बीच में से इस प्रकार से प्लेन की सिचुएशन हो जाती है तो उसे जलोढ़ मैदान कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बनते हैं पुलिन्स। क्या होता है, तो बाढ़ के दिनों में जब अवसाद से जमा हो जाते हैं नदी की जो बीच की घाटी है, तो वहां पर आपके थोड़ी सी रुकावट आ जाती है, तो उससे जो पुल टाइप बन जाता है तो उसे पुलिन के नाम से कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इससे क्या होता है कि उसकी जो तलहटी होती है या जो उसका जो बेस होता है वो मैदानों से काफी ऊंचा हो जाता है। जैसे कि नदी है जो काफी इस गहराई में बह रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, जमाव होने के कारण वो काफी ऊंचे से बहने लग गई। तटबंध क्या होते हैं, चित्र आप देखिएगा, नदी यहाँ पर बह रही है यहाँ से, और उसके दोनों तरफ यहाँ पर क्या बन रहा है, एक दीवार बन रही है जिसे तटबंध कहते हैं। फ्लड प्लेन्स किस प्रकार से, नदी यहाँ से बह रही है और उसके दोनों तरफ यहाँ पर जो प्लेन्स बनते हैं उसे हम फ्लड प्लेन्स या बाढ़कृत मैदान के नाम से जानते हैं। ठीक है, लास्ट जो बचता है वो है डेल्टा। अब डेल्टा किस प्रकार से बनता है कि नदी जो है यहाँ से इस दिशा से आ रही है नदी, और यहाँ पर है ओशन, तो ओशन से पहुंचने से पहले इसकी जो हाइट, इसकी जो स्पीड है काफी स्लो हो चुकी है, इसलिए वो काफी ट्रिब्यूटरीज या जो सरिताओं में बहते हुई इस प्रकार से यहाँ पर, तो इसके साइड में यहाँ पर ये डॉट 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 जो दिख रहा है वहां पर क्या होगा, डिपोजिशन होगा। तो डिपोजिशन का जो वर्क जो डेल्टा शेप में होता है। ठीक है, तो इसी डेल्टा शेप को या ट्राइंगल शेप को हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो ये डेल्टा, डेल्टा के प्रकार देखिएगा, चापाकार, ठीक है, आर्क्वेट, अंगुलियाकार या पंजा यानी बर्ड फुट डेल्टा, ठीक है, पलिकायोट, लॉबैट, ठीक है, रुंडित, क्रेस्ट, प्रगतिशील, अवरोधित। यहाँ पर देखिएगा ये इजिप्ट में आपको नाइल रिवर का डेल्टा देखने को मिलता है। इस प्रकार से यहाँ पर डेल्टा देखने को
मिलता है। ठीक है, तो ये डेल्टा के टाइप्स है। इस प्रकार से ये मेरे हिसाब से तो क्लियर होता है। फिर भी आपको कोई अगर समस्या है तो आप जरूर देखिएगा। प्रॉब्लम किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, ये मैंने किताब और आपके साथ शेयर की है, आपको अभी टेलीग्राम के अंतर्गत मैप में मिला होगा कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं किस प्रकार से। कई ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जो कई किताबों में होंगे, कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, तो और उनको भी पढ़ लीजिएगा। समस्या आती है तो पूछिए। प्लंग पुल को जैसे कि उस बुक में नहीं था, तो यहाँ पर अवनमन कुंड या प्लंग पुल यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो ये है जीसी लियोंग की बुक। जीसी लियोंग की काफी अच्छी किताब मानी जाती है। मियांडर्स कैसे बनता है, ये जीसी लियोंग की बुक के अंतर्गत आपको अच्छी तरीके से समझाया गया है। लीव्स जो है वो प्राकृतिक तटबंध, देखिएगा ये प्राकृतिक तटबंध यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर बन रहा है प्लेन्स। जो प्लेन्स है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये है डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा किस प्रकार से बनता है, तो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा स्टेजेस इन फॉर्मेशन इन डेल्टा, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस जीसी लियोंग को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार का और किसी प्रकार का कोई प्रश्न वगैरह हो तो जरूर पूछिएगा। मिलते हैं कल। जब क्लास नहीं होगी